मन नहीं कर रहा शुड नॉट बी समथिंग दैट यू शुड लीड योर लाइफ विद। इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? योर IQ will get you the job, but your EQ will help you keep that job. जब शिवजी को पता है कि उन्हें पार्वती की आवश्यकता है, पार्वती को पता है शिवजी की आवश्यकता है और उनका एक स्वरूप बना हुआ है, तो हम कौन होते हैं इनको अलग करने वाले? EQ लड़कियों का ज्यादा होता है। लोग क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। परिवार का जो है क्या रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रूम करने के लिए? अगर आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तो फिर भैया आप उसके कंट्रोल में हैं। नो फिल्टर, नो लिमिट, सिर्फ रियल बातें। नमस्कार, मैं हूं विशाखा राजुरकर राज और आज बातें अनलिमिटेड के सेट पर हमारे साथ हैं EQ कोच, एजुकेशनिस्ट और ऑरेंज आउल के फाउंडर भास्कर इंद्रकांती। वेलकम टू द पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बातें अनलिमिटेड भास्कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टू इनवाइट मी टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड कि आपने मेरे को बुलाया मेरे आपके पीछे पड़ने के बाद। बहुत धन्यवाद। नो एक्चुअली ये आज का दिन हमारे लिए बहुत खास भी है भास्कर, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक में हम जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करने वाले हैं। Oh, yes. तो इतनी भरी पूरी दुनिया में दोस्तों, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी जिंदगी को टेक ओवर कर चुका है, ऐसे में जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो भास्कर सबसे पहले मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को, व्यूअर्स को आपके माध्यम से ये बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आखिर है क्या? आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी बात की जाए उसमें तथ्यों का हमेशा एक बहुत अहम स्थान होता है। एंड नाउ सिंस आई हैव लेड द फाउंडेशन फॉर दिस, डैनियल गोलमैन, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड द ऑथर ऑफ द प्रीमियर बुक जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। उनके शब्दों में अगर बताया जाए, बिकॉज यही पायनियर हैं जिन्होंने EI या इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म दुनिया को दिया। Emotional intelligence is the ability to recognize and regulate your own emotions and to recognize, regulate and influence others' emotions. ये उनकी डेफिनेशन है। और अगर ध्यान से इन शब्दों के ऊपर हम ध्यान दें तो पता चलेगा कि पहला वाला पार्ट तो बहुत जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरे पार्ट में एक नया वर्ड जुड़ता है, इन्फ्लुएंस। तो ये एक सुपर पावर है कि आप दूसरे के इमोशंस को इन्फ्लुएंस भी कर पा रहे हैं। पर सुपर पावर की ये भी बात है, जैसे कि हमारे अंकल बेन ने कहा था स्पाइडरमैन से, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो स्किल है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ ये एक स्किल है। तो ये स्किल को सही तरीके से यूज करना भी बहुत आवश्यक होगा। So I think if I could, I hope I could answer your question. Yes. And I'm very much interested in understanding and knowing कि Bhaskar, why did you come into this domain? Because you know you have done MBA, you have done English literature में अपनी पढ़ाई की है, आपने UGC नेट क्लियर किया, and then you were doing a lot of things in psychology. What was that point or what was that specific moment or event जिससे आप प्रेरित हुए और आपको लगा कि यार मुझे ना इमोशनल इंटेलिजेंस पे ध्यान देना चाहिए? Also quoting the fact that Bhaskar is, you know, saying that he wants to make India emotionally intelligent. So what is that thing? So जैसे कि आपने बोला, मेरी स्कूलिंग में मैं साइंस का स्टूडेंट था, मेरे बैचलर्स में लिटरेचर और साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। तो जीवन में पहली बार साइकोलॉजी मेरी 2009 में आया। एंड मैं यहाँ पे डॉक्टर प्रमिला मैनी जी का नाम लेना चाहूंगा, जो कि हमारी डायरेक्टर थी उस समय। और मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और एकदम ऐसा अधकचरा सा लड़का उनके सामने गया और मैंने बोला कि पापा ने जो भी एप्लीकेशन लिखी है BSc वगैरह की, मुझे ये नहीं करना, मेरे को इंग्लिश का शौक है। तो मैम ने बोला कि अच्छा इंग्लिश का शौक है, ठीक है, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट? मैंने बोला और एक काफी नहीं है क्या? आई वॉज वेरी रूड एंड उन्होंने बोला साइकोलॉजी लो, तो मैं अपने आप को समझने में आसानी होगी। क्या बात? 2009 की बात है और आज तक ये बात एकदम सही है। सो माई डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर प्रमिला मैनी मैम, जो कि हमारी डायरेक्टर हुआ करती थी। शी हैज बीन द बेस्ट डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर हायर एजुकेशन हैज हैड टिल डेट। वो शुरुआत हुई, मैंने MBA भी किया। MBA में भी मेरा साइकोलॉजी से नाता हमेशा बना रहा, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, मनोविज्ञान, जहां पर अगर आप बुद्धि लगा रहे हैं तो वहां पे साइकोलॉजी है। आशा करता हूं आप हर जगह बुद्धि लगा रहे हैं जीवन में, तो साइकोलॉजी हर जगह पर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड
एंड इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे माता पिता ने या मेरे परिवार ने कुछ गड़बड़ करी, इसका ये मतलब है कि सोसाइटी का मेकअप एक तरीके की चीज होती है. आई एम thrilled टू बी born इन द फैमिली आई एम born, बट एज अ सिंगल चाइल्ड एक टीयर 2 सिटी में जहां पे बुलिंग वगैरह हैज बीन अ ह्यूज पार्ट ऑफ माय लाइफ. अभी लगता नहीं होगा कि मेरे को कोई बुली कर सकता है क्योंकि मैंने काफी सीखा. दिल्ली, मेरा एजुकेशन में दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल है. जब मैं अपीजे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, वहां पे मैं बहुत बुली हुआ और वो फीलिंग बैठ जाती है. इसको बोलते हैं कि एवरी मेमोरी हैज अ प्लेस इन योर माइंड एंड और इन योर बॉडी, और वो चीज मेरे साथ हमेशा रही. और जब मैं अपने करियर की शुरुआत करी 2015 में, कॉर्पोरेट में एमबीए करा, तो मैं जी टेलीविजन में काम किया. उसके बाद मैं बैंगलोर गया, प्रैक्सेर में काम किया, तो दिल्ली मुंबई बैंगलोर हो चुका था. एंड देन आई रियलाइज कि जब टियर 2 का कोई बच्चा हमारे ही देश के टियर 1 में जाता है, तब भी एक सोशियो कल्चरल शॉक उसे लगता है, जो कि बहुत बड़ा असर डालता है आपके मेंटालिटी पे, आपके माइंडसेट पे. ये सारी चीजें मेरे को बार बार अखर रही थी, और ऐसा भी मेरे को लगा कि यार इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी है मैंने, पर वो सारे स्किल सेट्स कहीं काम नहीं आ रहे. व्हाट इज द थिंग? क्योंकि बाहर से बहुत अच्छा लगता है, मैनेजर, कम्युनिकेशंस डायरेक्टर, कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर. हमारी सोसाइटी को ये सब बहुत पसंद है. तो दिखावा अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी चीज हो गई है यहाँ पे. राइट. और उस समय मैंने रिसर्च करना शुरू किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ना शुरू किया, हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह के बारे में शुरू किया. मैं इतना त्रस्त आ चुका था कि एक्शल स्टोरीज नाम का मैंने ब्लॉग शुरू किया, जहां पे मैं अपना पूरा जर्नलिंग, मान लीजिए, वो सब निकाल रहा था, भड़ास. एंड देन आई रियलाइज कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है. और मैंने एक चीज ठान ली बिफोर आई बिगैन ऑरेंजाउल इन द ईयर 2017, कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होगा. So this was the only reason कि मैंने सोचा कि यार साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए. एंड इसी साल, मतलब 2025 में ही, मैंने ICF, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से अपना लाइफ कोच का ट्रेनिंग पूरी करी, जो कि ACC सर्टिफिकेट देता है मुझे लेवल 1 का. एंड देन आई बिगैन माय one-on-one प्रैक्टिस. इसके पहले 7 सालों तक आई वॉज वर्किंग एज अ साइको एजुकेटर. द रीजन वॉज, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा टैबू है हमारे देश में, पर पहले इंफॉर्मेशन जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद लोग मेंटल हेल्थ केयर की जो one-on-one सर्विसेज हैं उनको अवेल करना शुरू करते हैं. तो मैंने सोचा कि भाई पहले तो बताओ कि जरूरी क्यों है. ये मन की बात नहीं है सिर्फ, ये मन और तन की दोनों की बात है. और यहाँ पे कंट्रोल हमारे हाथ में होता है. मन नहीं कर रहा should not be one something that you should lead your life with. And these were all the reasons कि मैंने सोचा कि यार इसको फॉर्मलाइज करना जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डाउट मेरे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट रहा है. और उस चीज को ओवरकम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करते 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 फाइनली पिछले 1 साल में मुझे पता चला कि मैं किस काम के लिए बना हूं. एंड मेरी वाइफ जो है, शी इज एन RCI सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि को-फाउंडर भी है ऑरेंजाउल की. तो बिटवीन द टू ऑफ अस वी कंप्लीट द फुल स्पेक्ट्रम. मतलब वंडरफुल. एक साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकियाट्रिस्ट होता है, साइकियाट्रिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट होता है, थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं. तो ये सब लोग आपके पास की दुविधाओं को फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं. बट कभी कभी कई लोगों को फ्यूचर में क्या करना है उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है फिगर आउट करने के लिए. वहां पे मेरा काम आता है. वंडरफुल. तो दैट इज वेयर आई फाउंड माय प्लेस एंड पर्पस. और 7 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है. ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है. दिस इज अमेजिंग. भास्कर, अभी आपने जैसे बुलिंग की बात की, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, भारत में जिस तरह की सोसाइटी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि टॉकिंग अबाउट द फैमिली सिस्टम, हमें लगता है कि यार सैक्रिफाइस करना तो बड़ी अच्छी बात है. हाँ. देवता की तरह. डेफिनेटली ये जो सैक्रिफाइस करना है, ये दूसरों को बड़ा अच्छा लगता है, बट द पर्सन हु इज एक्चुअली बियरिंग इज सफरिंग. राइट? डज दैट अफेक्ट देयर emotional intelligence? Absolutely. And what kind of influence that has on their life? आप और मैं दोनों लिटरेचर के बैकग्राउंड से आते हैं, तो शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बिल्कुल. तो जैसे कि मेरी शादी हुई, मैंने देखा आसपास की लोग सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज जैसे शब्द बहुत यूज करते हैं. मैं कहना चाहूंगा कि शुरुआत अगर करनी है तो वर्ड्स को थोड़ा सा बदलिए. कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये एडजस्टमेंट्स है. Which is a soft skill. Which is a soft skill. And ये एक किताब में लेकर आया हूँ अपने साथ, डैनियल गोलमैन की, क्योंकि बातें ना रह जाएं. आई होप कि लोग पॉडकास्ट के अलावा किताब भी पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दुनिया कहीं पे भी चली जाए. एकदम सही बात. अपन सालों से दोस्त भी हैं, तो ये बात हम दोनों, इससे हम वाकिफ रखते हैं. बिल्कुल. तो मैंने ये देखा कि ये द हार्ड केस ऑफ सॉफ्ट स्किल नाम का एक चैप्टर है इसमें. और सॉफ्ट स्किल बोलने से ना ब्रांडिंग थोड़ी खराब हो गई इन चीजों की.
क्योंकि ये सॉफ्ट स्किल को ऐसे हाथों हाथ लेते हैं। पर अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि जब कोविड स्कूल की बात करें, हम सोसाइटी की बात करें, मैं बच्चों की बात करता हूँ, बड़ों का तो जो होना तो हो गया। अगर साइंटिफिकली बात करें तो एक कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज होती है, समय के साथ साथ वो कम होती जाती है, रिजिडिटी सेटल होती जाती है। बट 18-24 साल तक हम फिर भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ अगर बताऊं, पूछ लेते हैं किसी को, लड़के को लड़की से बात करना आता है या लड़कियों को लड़कों से, अभी समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये सॉफ्ट स्किल वाले उसमें आ गया, जबकि जीवन आपको बिताना है अपने पार्टनर के साथ। राइट। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछें, स्कूल से निकल के कॉलेज में गए तो समझ में आया होगा कि a+b² तो काम ही नहीं आ रहा। काम क्या आ रहा था कि भाई बात कैसे करें, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें, कौन से शब्दों का चयन करें और उसके बाद किस तरीके से इंटरैक्ट करें, बिकॉज स्कूल में ही सिखा दिया गया था ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स। तो ये चीजें, गैप्स जो होता है ना, ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। मुझे यही चीज समझ में आई जब मैं भोपाल से पहली बार मुंबई गया काम करने के लिए, जो सोशियो कल्चरल शॉक की बात कर रहा था। अब ये सारी चीजों की बात कर रहे हैं पर ये एक्टिवली कहीं सिखाया ही नहीं जा रहा। तो इंडियन सोसाइटी की जो बात है और यहाँ पे जो वर्ड्स वगैरह की बात है, अपने सैक्रिफाइस से हमारी बात शुरू हुई थी। So, सबसे पहले तो यू हैव टू अट्यून योरसेल्फ कि तुम अपने आप में क्या चाहते हो, रिकॉग्नाइज, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। क्योंकि फेक इट टिल यू मेक इट वाला बिलीफ मैं नहीं मानता, बिल्कुल नॉनसेंस है ये। और आज के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, जहां पे प्रिटेंस इतना ज्यादा है, तो ये तो और भी खतरनाक हो गया है। ये कैमरा आया तो मुस्कुरा दिए, कैमरा रखते हुए ही ऐसे हो गए मुंह, ये सत्य नहीं है और इसमें आप अपने आप को ही टॉर्चर कर रहे हैं। तो दैट इज द रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स यू चूज, डिक्शन, वोकैबुलरी पे ध्यान देना जरूरी है। और उसके अलावा सैक्रिफाइस अच्छी चीज है, बट इट शुड कम ऑन योर ओन टर्म्स। जब जब हम किसी रिलेशनशिप में सोचेंगे कि मैंने तेरे लिए सैक्रिफाइस किया, तब तब मन के अंदर आपके खुद के प्रति और सामने वाले के प्रति भी कुछ ना कुछ बैर भाव बैठना शुरू हो जाएगा। और फिर कई साल बाद बोलेंगे तुझे याद नहीं है मैंने तेरे लिए किया था, और गिनती गिनाना शुरू, और वहां से आपका कार्यक्रम डाउनहिल चला जाएगा। पानी फिर जाना है, पानी फिर जाना है, फिर क्या रिलेशनशिप। करेक्ट करेक्ट। ये है। तो अभी भास्कर, व्हेन यू वर टॉकिंग, इट जस्ट केम टू मी कि जहां हम स्कूल की बात कर रहे थे ना, कि वहां पे हमने तो सीखा ही नहीं कि कैसे हमें लोगों के साथ बातचीत करनी है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मैम। डैनियल गोलमैन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि पायनियर है इमोशनल इंटेलिजेंस के, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को पहली बार फिगर आउट वर्क प्लेस में ही किया था। तो ये प्रोफेशनल सेटिंग का ही स्टडी है। क्या बात। और यहाँ पे एक छोटी सी लाइन में बोलूंगा, यू डोंट लीव योर जॉब, यू लीव योर मैनेजर्स। ये एक बहुत प्रचलित कहावत है हमारे कॉर्पोरेट में और कोई भी वर्क प्लेस में। मतलब आप अपने काम को नहीं छोड़ते, आप अपने मैनेजर को छोड़ते हैं, मतलब आप उस इंसान को छोड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों की जब बात की जाती है तो एटीट्यूड्स की बात करना जरूरी है, बिहेवियर्स की बात करना जरूरी है, और ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो शुरुआत ही इसकी यहाँ हुई थी, 1998 में शुरुआत हो गई थी, लगभग 30 साल हो चुके हैं। अब हमें आज पता चल रहा है कि भैया EQ नाम की भी कोई चीज है, पर कायदे से 30 साल पुरानी कहानी है, अमेरिका से शुरू हुई थी, अब विश्व भर में जा रही है। क्यों? क्योंकि वी आर हाइपर कनेक्टेड। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि कोई नई चीज तो नहीं है, और वर्क प्लेस में ही इसे शुरू किया गया था। क्वालिटी कंट्रोल जैसी बात होती है, वैसे यहां पर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स यू आर वर्किंग विथ, उसको स्टडी करने के बाद समझ में आया, और उन्होंने ये बोला, योर IQ विल गेट यू द जॉब, बट योर EQ विल हेल्प यू कीप दैट जॉब। हेडलाइन ऑफ द डे। ये वर्क प्लेस की ही कहानी है, जो कि अब रोजमर्रा के जीवन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला है। अच्छा, कमाल की बात ये समझ में भी आती है इसमें भास्कर कि EQ हमें प्रोफेशनल लाइफ में काम आ रहा है, पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी मनुष्यों में बनना शुरू भी हो जाता है। आई थिंक फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न, यू नो, बिकॉज इट ऑल्सो हैज टू डू विद द काइंड ऑफ वर्ड्स एज यू मेंशन्ड। तो परिवार का जो है क्या रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस को, किसी भी ह्यूमन बीइंग के इमोशनल इंटेलिजेंस को ग्रूम करने के लिए? कहा जाता है ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज द चाइल्ड। यस। But if the village is corrupted, just imagine what the child you are raising and how. तो ये परिवार की जो बात करी, तो ये विलेज है, और यहाँ पे सिर्फ माता पिता की बातें नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम भाई बहन, द सेकंड लेवल, सेकंड कजन्स, नेबर्स, ये सब होता है परिवार। और हमारा कल्चर भी ये बोलता है ना, वसुधैव कुटुंबकम। ये बातें नहीं होनी चाहिए, इनको एक्चुअली रियलाइज करना चाहिए। क्योंकि मेरे को उन लोगों से बहुत चिढ़ आती है जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर अपने चरित्र में उसका 1% भी नहीं रख पाते। मिडिल क्लास की बहुत सारी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, ये तो बिल्कुल मानता हूं, बट कुछ वैल्यूज जहां पे
दूसरों को अपने आप से पहले रखो, ये सारी चीजें, यहाँ पे सैक्रिफाइस थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो ये जो है ना, कई बार क्या होता है, इन्होंने पुराना विजडम जो है उसकी लाइनों को टेप लिया है, उसके डेप्थ में नहीं गए। तो परिवार का रोल ये है कि आप हमें क्लीशेड प्रोवर्ब्स ना दें। दूसरी चीज, बच्चों के साथ बहुत काम किया है, इतने 8 सालों में 10 सालों में मेरे करियर में हम लोग KG2 के बच्चों से लेकर 55 साल के वयस्कों के साथ सबके साथ काम कर चुके हैं। और इतना मेरे को समझ में आया है, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि भाई 25 साल के ऊपर को तो नमस्कार, उनके पहले वाले जो भी हैं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हूं, क्योंकि आई एम द पार्ट ऑफ दैट विलेज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं ऐसे साइड से बैठ के कमेंट्री नहीं करने वालों में से हूं, आई हैव टू बी इन दैट स्पेस। तो परिवार को तो बहुत बड़ा रोल है, पर परिवार पे अकेले नहीं हम कर सकते, बिकॉज अगर हम माता पिता की बात करें, दे नेवर हैड द लग्जरी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, तो उनपे ब्लेम तो होना ही नहीं चाहिए, स्पेशली इन इंडिया। तो ब्लेम तो कतई नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ब्लेम गेम की बात नहीं की जा रही है, पर हाँ बिल्कुल बात है, पर उसके लिए माता पिता को अपने रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के साथ, रिलेशनशिप खुद के साथ, रिलेशनशिप समाज के साथ, पहले इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और बाकी का जो काम है ना, वो बच्चों के साथ वो होता चला जाएगा। बिकॉज बच्चे को तुम अगर बोलोगे कि सच बोलो और खुद झूठ बोल रहे हो, तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं सुनेगा, बच्चा वो करेगा जो आप करते हैं। जैसे बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये हर पेरेंट के लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि आप सामने वाले अपने बच्चे को मॉरल सेंस का ज्ञान तभी देने के लिए सक्षम है जब तक आप खुद फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके बाद बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। आजकल के जमाने में ऐसे कि टीवी मत देखो, खाना खाते समय फोन मत देखो, और खुद बैठे हुए हैं, कैसे सीखेगा बच्चा? लीड बाय एग्जाम्पल ही है। तो अपनी लाइफ, अपने आप पे काम करिए, अपनी लाइफ को सुधारिए, बच्चा अपने आप ही उसमें रम जाएगा। ये मेरा मानना है। मान लीजिए कि तब भी नहीं पेरेंट्स उस तरह से हो पा रहे हैं, यू नो, दे आर नॉट एबल टू मेक देमसेल्व्स अ गुड एग्जाम्पल, या अगर हम अभी की जनरेशन की बात करें जिसमें आप और हम हैं, कि हमारी तो एक उम्र सीखने वाली निकल चुकी है, इस स्थिति में जिसको ठीक तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया अपने आप को इमोशनली जानने का, अब वो ऐसा क्या कर सकते हैं वो लोग, ताकि यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दे कैन फॉलो टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट? अपन अपनी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं प्राइमरीली, तो मतलब अपन सोच लें कि 28 से लेकर 40 साल की उम्र तक के अगर अपन बात करें, मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स वगैरह हो चुके हो, 2-3 साल तुम्हें काम करते हुए हो गए हैं, एडल्ट हो तुम सोशल सोसाइटी, मिलेनियल्स हैं हम, और एडल्ट्स हैं हम सोसाइटी के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मेरा दूसरा टेड टॉक मैंने पिछले साल दिया, जो कि वेलहेम बॉयज में था। इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन साउथ एशिया, एंड लोग वहां जाने के लिए तरसते हैं। वहां पर मेरा जो टॉपिक था वाज EI इन द वर्ल्ड ऑफ AI। और वहां पे मैं बच्चों से ही बात कर रहा था, बॉयज स्कूल है, और प्राइमरीली एज एन EQ कोच मेरी प्रैक्टिस में यूजुअली बॉयज आते हैं, समथिंग आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, क्योंकि लड़कों को बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कंडीशन कर दिया है, रोना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलान ढिकान, और बच्चे लड़के अपने ऊपर ही बहुत सारा दबाव ले लेते हैं। माता पिता बोलते रहे कि बेटा तुमको नहीं, पर लड़के अपने ऊपर दबाव लेते ही लेते हैं, भले ही कोई कुछ भी बोले। तो दिस बीइंग एस्टैब्लिश्ड, दिस बीइंग सेड, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू गो बैक टू द बेसिक्स। मतलब पेपर पेन उठाओ, जर्नलिंग एक तरीका है, दूसरा तरीका है एक अच्छा क्वालिटी सर्कल ऑफ फ्रेंड्स रखो। सोशल एनिमल्स है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो एक क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स रखो, क्वांटिटी नहीं। 2 अच्छे दोस्त 20 एंडे बेंडे अधकचरे दोस्तों से हमेशा बेहतर है, वो 2 लोग होने चाहिए। तीसरी चीज, अपने आप से तमीज से बात करना शुरू करो, सेल्फ टॉक। मैं अपने सेशंस में बोलता हूं कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 0 मतलब बहुत खराब, 10 मतलब बहुत ही अच्छा, तुम अपने आप से कितने अच्छे से बात करते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली ये 5 और उसके नीचे ही लोग अपने आप को आंकते हैं। तो जब खुद अपने आप से तमीज से बात नहीं कर रहे, तो दूसरा तुमसे क्यों करेगा? सही बात। दूसरी चीज, तुम दूसरे से कैसे कर पाओगे? करेक्ट। तो ये चीज है, सेल्फ टॉक के ऊपर काम करिए, जर्नलिंग करिए पेपर पेन पे। क्योंकि पेपर पेन क्यों बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप फोन पे करेंगे तो टप 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 कर रहे हैं, ए भी यही है, बी भी यही है, बस हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा है, बट जब लिखते हैं तो ए ऐसा बन रहा है, बी ऐसा बन रहा है, और वो टेक्सचर समझ में आ रहा है। 5 सेंसेस है हमारी, यहाँ पे तो कोई सेंस अप्लाई नहीं हो रही, स्क्रीन ओलियोफोबिक होती है, चिक चिक कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर पेपर का जब टच आता है, इसका जब टच आता है, वो माइंडफुल एक्टिविटी बन जाती है। लिख कुछ भी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी कोचिंग में बताता हूँ आजकल के बच्चों को कि चल बेटा, तो कुछ चढ़ा रही है ना, चल तो ठीक है, मेरे पास पैसे लेके आया ना, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद मी।
तो 2 सेंटेंस लिखना पेपर पेन पे, और अगर तीसरे सेंटेंस पे गया ना तो मेरे को मैसेज करके बताना, हाँ भाई जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा लिख रहा हूँ। 10 में से 9 बार ऐसा ही होता है। अभी परसों की बात है, मेरे क्लाइंट ने 3:40 में मेरे को सुबह मैसेज किया कि मैं तीसरे सेंटेंस पे आ गया हूँ, मैंने सोचा कि मैं ज्यादा लिख रहा हूँ। क्या? बच्चा है 17 साल का। ओ, ये स्कूल किड्स। और वो बहुत अमेजिंग और एक्सेप्शनल है। क्या बात। तो यहाँ पे वही आईक्यू और ईक्यू का डिफरेंस समझेंगे। आईक्यू हाई है, ऐसी चीजें परिस्थितियां। तो मैं ये भी बोलता हूँ लोगों को, अगर आप समझदार हैं तो आपको जीवन बहुत कठिन लगेगा। सीधी बात है। ना समझ तो है लग रहा है दोनों को। हाँ, तो है, क्योंकि समझदारी का पैमाना कठिनाई से ही समझ में आता है। बुद्धिज्म में बोला जाता है लाइफ इज सफरिंग, पर माय वाइफ हैज इम्पार्टेड दिस विजडम टू मी, लाइफ इज सफरिंग ऑल्सो। इट्स नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स अ कॉमा। इट्स अ कॉमा। इसके आगे भी बहुत सत्य हैं। वंडरफुल। उस कॉमा के आगे क्या आएगा, हम ऐसी प्रैक्टिस से करेंगे। तो इफ आई रीइटरेट माई सेल्फ, जर्नलिंग, सेल्फ टॉक, ब्रीदिंग बहुत बड़ी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है। एज अ person who is figuring out spirituality and who is not religious at all, I'm not religious at all, मतलब मैं शिव जी, भगवान जी, इनसे मैं मानता हूं, पर अपने तरीके से। मेरे लिए वो सुपर हीरोज है, तो मैं अपने तरीके से मानता हूं। नाउ दिस बीइंग सेड, मेरे को ये हमेशा लगता है कि मेडिटेशन बोल दो तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। हाँ नहीं भाई, सांस तरीके से ले ले। तो एक बॉक्स ब्रीदिंग नाम की टेक्निक है, 3 बार लगातार करो, 4 4 से 16, 16 सेकंड में एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। Okay. अब इसको तुम 1 मिनट के अंदर 3 बार 4 बार कर पाओगे। उसके करने के बाद फिर आप कमेंट्स में बताइएगा हमें कि आपको काम किया कि नहीं। बॉक्स ब्रीदिंग नाम की ये टेक्निक। तो फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन राइटिंग, रीड अ लॉट फ्रॉम अ फिजिकल बुक। अगेन वही चीज है, वो देखना और परखना वाला चीज है। फील द बुक एंड रीड द बुक। फील द बुक, स्मेल इट, इमेजिन इट इन योर माइंड, विजुअलाइज इट। ये टीवी को इसलिए इडियट बॉक्स बोला जाता था, क्योंकि टीवी साउंड भी क्रिएट कर रहा है, विजुअल भी क्रिएट कर रहा है, आप बस दर्शक बैठे हुए हैं। डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। यस, रेडियो उससे थोड़ा बेहतर है क्योंकि वो विजुअलाइज आपको करने में और इसलिए किताब सबसे बेहतर है क्योंकि सारे कार्यक्रम आपका दिमाग कर रहा है। बिल्कुल। एंड लाइक कोई भी जिम वगैरह जाता होगा, जिस मसल को आप यूज नहीं करते वो मसल एट्रोफाइज होने लगती है, एट्रोफी बोलते हैं उसको, काम कम करने लगती है। माइंड भी एक मसल है भैया, नहीं यूज करोगे तो ठप्पड़ जाओगे, सिंपल। संभवतः आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे साथ यही करने वाला है। आने वाला समय आ चुका है मेरा मानना है। यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात अगर करें तो 2 मूवी रिकमेंडेशंस देना चाहूंगा। यस प्लीज। हर नाम की एक मूवी है जिसमें वाकिन फीनिक्स है और एंड स्कारलेट जोहानसन, जिसमें एक आदमी एक मशीन से जो कि एआई पावर्ड है प्यार में पड़ जाता है। दिस इज नो मोर अ सरप्राइज बिकॉज यूएस में अगर आप देखेंगे तो टीनेजर्स आर हैविंग रिलेशनशिप्स दैट आर रिलेशनशिप विद एआई पावर्ड मशीनरी और ह्यूमन से नहीं है। दूसरी मूवी का रिकमेंडेशन ये है पिक्सार की वॉल-ई। वो भी एक डिस्टोपियन सोसाइटी के बारे में बात करता है। अगर आप इलॉन मस्क वगैरह को फॉलो करेंगे जो इंटरप्लैनेटरी वगैरह की बातें कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये बताना बहुत जरूरी है, रियलिटी इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। जो एक समय पे लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आज हो रहा है। और हम तो वैसे भी टर्मिनेटर के जमाने के हैं और टर्मिनेटर मूवी जिन्होंने बनाई है अपने जेम्स कैमरून साहब ने, उन्होंने भी बोल दिया कि ये मूवी नहीं है, वार्निंग थी जनाब। जापान में ऐसे समरसॉल्ट मारने वाले अपने वो आ चुके हैं रोबोट्स, और यहाँ पे एआई और एजीआई पे काम चल रहा है। जनता को लगता है कि एआई तो अभी अभी आया है। नहीं नहीं बच्चों, एआई के ऊपर 50 साल से काम चल रहा है। कंज्यूमर इकोनॉमी का पार्ट अभी बना है। तो ये देखिए, अगर वो दिमाग इसमें घुस गया जो कि एक नॉन बायोनिक या फिर नॉन बायोलॉजिकल बीइंग है, जिसका आईक्यू हमसे ज्यादा है, जिसको हम ही ट्रेन कर रहे हैं, एंड टॉप ऑफ द फूड चेन हम इसलिए हैं इतने सालों से क्योंकि हमारा आईक्यू ज्यादा था। हम आउटथिंक कर पा रहे थे बाकी ऑर्गेनिजम्स को। व्हाट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम? वी आर द ओनली स्पीशीज जो कि अपने नॉलेज को सिंथेसाइज कर पाते हैं एंड पास ऑन कर पाते हैं। अब एआई भी ये कर सकता है, तो और हम ही ट्रेन कर रहे हैं, तो सबसे इंटेलिजेंट वो हो जाएगा। अब डार्विन को तो नहीं करोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस, इट कैन फेक इट। अच्छा, इट कैन फेक इट। अमेजिंग। यस, इट कैन फेक इट। सैम ऑल्टमैन से लेकर उनके जो गुरु हैं वो सब बोल रहे हैं कि ईक्यू इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू वर्क अपॉन, क्योंकि आईक्यू को तो मात देने के लिए ये आ गया एवरीडे, तो बचा क्या इंसान के पास? ईक्यू। तो ये ईक्यू और सीक्यू भी, क्रिएटिव कोशेंट। ओके। तो ईक्यू कैन बी फेक्ड बाय वो क्यों पैटर्न्स। एक और आपको किस्सा बताता हूँ, आई डोंट नो अमेरिका का है कहाँ का है। एक बच्चा सुसाइडल फील कर रहा था, उसने एआई से बात करना शुरू किया। एआई का काम है वैलिडेशन देना।
यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सिर्फ एक ही काम है, जितनी देर तक तुम्हें मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बनाए रखूं उतना मेरा फायदा। अब किसी को ना बोल दो तो पट्टे से निकल लेता है, इंसानों के साथ भी यही है और प्लेटफॉर्म्स के साथ भी यही है। करेक्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो एआई ना बोले तो चला जाएगा, तो हाँ हाँ करने लगा, वैलिडेशन देने लगा उस बच्चे को, और अनफॉर्चुनेटली बात यहाँ पहुंच गई कि उस बच्चे ने सुसाइड कमिट किया, और लेटर जो लिखा था पेरेंट्स के लिए जहां पे वो बच्चा चाहता था कि ब्लेम वगैरह ना हो, लेटर भी एआई पावर्ड था। सो वी लॉस्ट दैट चाइल्ड। तो ये है सत्य। तो ईक्यू फेक किया गया वहां पे, और फेक है कि रियल है इसको समझने के लिए हमारा आईक्यू काफी नहीं है, बचा क्या? ईक्यू। रिकॉग्नाइज, रेगुलेट, recognize and regulate the 2 hours of EI. So with context to what you just said, भास्कर, कि लड़कों पे बहुत ज्यादा प्रेशर हमारी सोसाइटी बना रही है, additionally to what kind of pressure women are facing in the society, how would you define vulnerability? So vulnerability is a superpower. और जब भी मैं अपनी क्लास में या वर्कशॉप में बात करता हूँ, मैं जेंडर पे ध्यान नहीं देता। आई एम टॉकिंग टू द माइंड्स। मेरे को नहीं फर्क पड़ता लड़का हो, लड़की हो, ट्रांस हो आप, आई एम टॉकिंग टू द माइंड्स एंड इट इज अप्रिशिएटेड बाय माय अटेंडीज एंड पार्टिसिपेंट्स। बोलते हैं लड़का लड़की की आपने बराबरी से हमको वो करा, और यही एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं माइंड को बात करोगे तो जेंडर सामने नहीं आता, पहली बात तो। नाउ दैट बीइंग सेड, कई लोगों को चलो ठीक है, भारत में बात करें तो रिलीजन का एक कॉन्सेप्ट लाता है अर्धनारेश्वर का। जब शिव जी को पता है कि उन्हें पार्वती की आवश्यकता है, पार्वती को पता है शिव जी की आवश्यकता है, और उनका एक स्वरूप बना हुआ है, तो हम कौन होते हैं इनको अलग करने वाले? सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मेन शुड लर्न फ्रॉम वुमेन। वन ऑफ दोज थिंग्स इज वल्नरेबिलिटी। ये सीखना जरूरी है हम लड़कों को लड़कियों से। EQ लड़कियों का ज्यादा होता है। Would you please define this a little bit more? जी, वल्नरेबिलिटी को सुपर पावर मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि it takes a lot of guts to first accept what you're feeling and then to express it out loud to yourself also, and then if at all you are lucky to have people in your life, to the world, to those people. क्योंकि मैं अगर रील्स वगैरह बनाऊं, आई एम जस्ट 3 years old on social media and I have a followership of nearly 2 lakh people across platforms. और मैं जब भी ये बात करता हूं तो मैंने देखा कि मेरी रील्स सबसे ज्यादा शेयर ही होती हैं कि मैं ये बोलना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। तो परेशान तो सभी हैं, पर अगर किसी से पूछ लो ना क्या परेशान कर रहा है, तो उनको अटक जाएंगे क्योंकि शब्द नहीं मिल रहे उन्हें बताने में। आप भसड़ नहीं शेयर कर रहे हो कि ये जो वो रहा है वो रहा है, ये सब नहीं, शब्दों में बयां करिए क्या फील क्या कर रहे हैं, ये मुश्किल है। एंड दिस इज व्हाई आई एम कॉलिंग वल्नरेबिलिटी अ सुपर पावर। एंड जब मैं बात करता हूं वल्नरेबिलिटी का, तो याद रखना है कि ऑफ कोर्स इमोशन बहुत बड़ा एस्पेक्ट है उसका, बट इमोशन के अलावा थॉट नाम की भी चीज होती है, बिहेवियर नाम की भी चीज होती है। इन तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, बिकॉज दीज आर द 3 इंग्रेडिएंट्स दैट क्रिएट फॉर व्हाट वी कॉल एटीट्यूड। इमोशन, थॉट, बिहेवियर। एक ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड भी है। A का मतलब है अफेक्ट, दैट मींस इमोशंस, B का मतलब है बिहेवियर या मतलब एक्शंस, एंड C का मतलब है कॉग्निटिव, मतलब थॉट रिलेटेड। तो ये एक चीज बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई आई कॉल वल्नरेबिलिटी। सबकी बस की बात नहीं होती, इसीलिए कई बार हम देखते हैं लोगों को कि एडिक्शंस में चले जाते हैं, बंद हो जाते हैं एकदम, ऐसे लड़का हो या लड़की हो, हाँ एकदम बंद हो गए। और आजकल आप देख रहे होंगे अपने एज ग्रुप वालों को हार्ट अटैक वगैरह आ रहे हैं। yes. क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? खाने की क्वालिटी भी खराब है, एयर क्वालिटी वगैरह पे क्या ही बात करें, पानी खराब हो रहा है हमारे देश का। कल मैं न्यूज देख रहा था 70% हमारा पोर्टेबल वाटर है, इट्स नॉन ड्रिंकेबल, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो फिजिकली हमें खराब कर ही रहे हैं। ऊपर जो सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल हमारा सिनेरियो है हमारे देश का क्या पूरी दुनिया का, वो भी हमारे दिमाग को असर डालता है। कॉर्पोरेट में आप घट घट के काम करते हैं और आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते हैं, इसलिए तो जेनजी जो है मॉडर्न वर्क प्लेस में इतना ज्यादा अपने आप कर, वो क्या बोलते हैं, उनको रेबेलियन बोला जा रहा है, पर जेनजी रेबेलियन नहीं कर रहा है, वो रीसेट कर रहा है। हमने भी काम किया है, सुबह 9 से 5 का टाइम बोला है, हम 8:30 बजे पहुंच रहे हैं, शाम में 6-8 बजे निकल रहे हैं। ये सब हेल्दी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी नहीं है। right. और यहाँ पे मैं एक और किताब का आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। लोग बोलते हैं ना आई एम बिजी, ओ प्लीज, यू हैव नो आइडिया हाउ कंसीटेड you seem to yourself and the world. बिजी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्टिव होने की बात है। और अगर इस बात को समझना है आपको, तो डीप वर्क नाम की किताब है बाय कैल न्यूपोर्ट, उसे पढ़िए, आपको समझ में आएगा बिजी और प्रोडक्टिव होने में अंतर क्या है। 4 घंटे में क्वालिटी वर्क होता है और 40 घंटे में भी आप कुछ ना करो, ये भी सत्य हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल। और यहाँ पे मैंने एक चीज सीखी थी जब मैं कॉर्पोरेट में था, जब मैं मेट्रो क्या बोलते हैं, जब मेट्रो सिटीज में गया था पहली बार। TGIF करके एक ब्रांड है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे,
अच्छा। वो पबिंग वगैरह, वो दारू वारू मिलती है वहां पे। हाँ। मैं बैठ के सोचा TGIF क्यों नाम है, फिर मेरे को समझ में आया कि फ्राइडे तक कॉर्पोरेट कल्चर चलता है, रात में जाके दारू पीते हैं, सैटरडे हैंगओवर में निकलता है और संडे इसमें निकलता है कि अरे भैया कल मंडे आ रहा है। तो ब्रांडिंग भी हो रखी है ऐसी एंड देयरफॉर मंडे ब्लूज विल कम। मंडे ब्लूज विल कम। तो शब्दों को लेबल कर दिया है, खुद की फीलिंग को लेबल नहीं करना आता, दिनों को लेबल कर दिया है, दूसरों को लेबल कर दिया है, खुद पे जब बात आती है तो यू शट डाउन। बिकॉज खुद के ऊपर हम बैठ के गहन चिंतन करना एक ऐसी दुनिया में जहां विच इज ओवर स्टिमुलेटेड, जहां पे फोन, लोगों के ओपिनियंस, ये सारी चीजें हमें रोजमर्रा के जीवन में परेशान करती हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और इन सबको अगर एक सूत्र में बांधने की कोशिश करूं, योर माइंड इज योर वर्स्ट प्रिजन, सो प्लीज make that prison a haven for yourself, because it could also be your best friend. तो माइंड पे काम करना शुरू करें आप। अरे यार, स्टीफन हॉकिंग जैसा आदमी जिसका बॉडी नहीं चलता था, उसने ब्रह्मांड खोल कर हमारे सामने रख दिया। इससे ज्यादा क्या एग्जांपल चाहिए आपको कि माइंड की पावर क्या है? But that's very important what you just mentioned about Stephen Hawking and all of those things. अभी थोड़ा सा let's go to a bit of relationship. Please, you are the boss. Yes, yes. तो जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, और आजकल तो यार रिलेशनशिप भी सब लोग बड़ा कैलकुलेटिवली कर रहे हैं, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग्स। यस। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात देखें तो ऐसी कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंट क्वालिटीज किसी को देखना चाहिए वेरी अर्ली इन रिलेशनशिप्स, जिसमें कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि यार दिस इज द राइट पर्सन टू बी विद? सबसे पहले तो जजमेंट और ऑब्जर्वेशन में अंतर समझना जरूरी है। I'm a huge fan of Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle, and a huge fan of Feluda by Shri Satyajit Ray साहब। और अगर डिटेक्टिव्स को कोई पसंद करता होगा तो वो ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते, इसलिए हमें पसंद आते हैं। क्या बात है। तो एक रिलेशनशिप में जजमेंट से ऑब्जर्वेशन पे शिफ्ट हुई है। नंबर 2, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप लोग एक साथ आ रहे हैं तो पैशन की वजह से आ रहे हैं, पर अगर आप एक साथ रहेंगे तो आप कम पैशन की वजह से रहेंगे। तो कम पैशन तब आता है व्हेन यू आर रेडी टू लर्न। आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ, और हम दोनों एक साथ पिछले 2009 से अगर 2026 कैलकुलेट करें तो कितना होता है? 17 साल। तो 17 साल हो चुके हैं, एंड आई हैव डन माई शेयर ऑफ मिस्टेक्स, एंड आई एम लकी कि आई एम मैरिड टू अ पार्टनर जो कि मुझे सीखने का मौका देती है, मुझे समय देती है। सो यू हैव टू लर्न इन अ रिलेशनशिप। ऑलवेज बी ओपन। यू कैन अग्री टू डिसअग्री, बट conflict resolution is the key, क्योंकि भसड़ तो होगी। conflict is not the problem, not know how to resolve a conflict is the problem. So since we are also talking about relationships and love, और क्योंकि Valentine week चल रहा है, तो what do you think is, how does emotionally intelligent love look like in contrast to the social media love that we see today? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जब शेक्सपियर नहीं लव को डिफाइन कर सका तो हम कौन सी खीर हैं? वाह, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई हैव रियलाइज्ड दैट यू हैव टू री-इन्वेंट लव इन वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ। मेरे बड़े भैया हैं आदित्य पंडियाला जी, मेरे सबसे बड़े भाई हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत चीज बोली थी मुझे कि एक रिलेशनशिप में 3 एंटिटीज होती हैं, एक आप, एक मैं, मतलब हस्बैंड वाइफ जो भी है, और एक आप दोनों टुगेदर एज एन एंटिटी। तो इन तीनों एंटिटीज को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे रिलेशनशिप में आपकी आइडेंटिटी नर्चर होनी चाहिए, डिग्रेड नहीं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, जजमेंट पे नहीं। तीसरी चीज, लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्न करना जरूरी है, क्योंकि जीवन में भसड़ तो होती रहेगी, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो। लव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, माँ बाप, भाई बहन, हर प्रकार का लव, एनी काइंड ऑफ लव, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और इसमें ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट यू शुड एक्चुअली फोकस ऑन इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो 3 एंटिटीज, और वो यही तरीका है, नर्चरिंग द 3 एंटिटीज, यू एज अ कपल, यू बोथ एज इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। और कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए। वो बोलते हैं ना, समुद्र मंथन, हाँ, यस, बिना उसके ना विष निकला ना अमृत, यस, वही चीज है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे ध्यान दीजिए आप। ये रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि जजमेंटल है, ऑब्जर्वेशन नहीं है।
रेड फ्लैग को कैंसिल कर देते हाँ, ग्रीन फ्लैग को भी कैंसिल करिए, ग्रीन फ्लैग को भी कैंसिल नो टैग्स, नो लेबल्स, Yes. एंड फोकस ऑन Amazing. रिस्पेक्ट, फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर खुद के ऊपर काम करोगे तो प्यार अपने आप, वही बच्चों वाली बात कर रहे थे ना कि अपने पे काम करो तो बच्चा बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप काम करो तो रिलेशन बढ़िया हो जाएगा। Okay. अपने आप पे काम करिए। और वो सैक्रिफाइस यहाँ से शुरू बात हुई थी, नहीं, इट इज एडजस्टमेंट्स, इट्स नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, इट्स नॉट अ adapting with the person by your own choice। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरे लिए बदला, मैं अपने आप को इसलिए बदल रहा हूं ताकि हम लोग अच्छे से रह सके। राइट। ये फीलिंग आना जरूरी है। सो टेल मी अ फ्यू ट्रिक्स जिससे कि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं इन डेली लाइफ एंड हाउ वी कैन एनहांस आवरसेल्व्स एज इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब टू सच चैनल्स हु आर टॉकिंग अबाउट सच कॉन्सेप्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, जर्नल, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। बहुत क्लैरिटी मिलती है, आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी हो गया। बैक टू द बेसिक्स की बात करूंगा मैं। रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड मेक श्योर कि जो तुम पढ़ रहे हो उसे कॉपी पेस्ट ना करो जीवन में, उसे सिंथेसाइज करो, अपनी भाषा में उसे रिफ्रेज करो एंड देन ट्राई एंड अप्लाई इट। अपने बिलीफ सिस्टम्स को बार बार रिविजिट करो बिकॉज दे चेंज। वो रियलिटी और रियल और आइडियल का जो डिफरेंस होता है, होना ऐसा चाहिए, हूं मैं ऐसा, इसके बीच का गैप कम करने की कोशिश करो। Okay. ताकि वो परेशान, यू डोंट फील टॉर्न बिटवीन योर ओन सेल्फ, विद इन योर ओन सेल्फ। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अपने आप को इमोशनली चेक करना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, एवरीडे बेसिस पे करना जरूरी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट है, हम भारत में रहते हैं, 5 सेकंड बचे फिर भी पै पै पुपू करने लगता है। रेड लाइट में 5 सेकंड बचे हुए हैं, तो वहां पे कोई गाली दे रहा होता है, कोई बोल रहा होता है और कोई आराम से बैठा होता है। गाड़ी आगे नहीं बढ़ा रहा, वो जान दे, मैं तो जब शून्य होगा और हरी होगी तभी निकलूंगा, और तब मैं ऐसा निकलूंगा कि तू पुपू करने वाले से भी आगे चलूंगा विद इन द स्पीड लिमिट। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। तो जब तक, मेरे पिताजी बहुत अच्छी चीज बोलते थे जो मेरे को कभी समझ में नहीं आई पर अब आती है, अगर आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है तो फिर भैया आप उसके कंट्रोल में हैं। तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। इसीलिए वो अगेन रिविजिटिंग, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेट। दूसरा शब्द की बात करने लगे हम रेगुलेशन की, और रेगुलेशन की कुछ समय पहले हमने किए थे। जर्नलिंग करिए, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए। माइंड बॉडी करके बहुत सारी बातें कर रहे हैं लोग। क्या होता है भाई माइंड बॉडी? अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल कर पा रहे हैं तो बॉडी से माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, और अगर बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल पा रहे हैं तो माइंड से बॉडी को कंट्रोल करिए। चलिए साइंटिफिक टर्म दे देते हैं, इसको बोला जाता है साइकोसोमैटिक। ओके। तो ये है माइंड बॉडी, साइको माइंड, सोमैटिक बॉडी। तो इस पे काम करिए, कीप इट सिंपल, डोंट ओवर थिंकिंग। बहुत बड़ी चीज है ओवर थिंकिंग का भी एंटीडोट, एक एंटीडोट इज राइटिंग, जर्नलिंग। यस, लिखिए, क्योंकि दिमाग में जब चल रही है कोई भी चीज, वो फॉर्मलेस है, वो शेपलेस है, बहुत सारे थॉट्स, इमेजेस आपको कर्टेल कर रहे हैं। स्टडीज की माने तो एक दिन में कॉन्शियस माइंड से 6 से 8 हजार थॉट्स आपके क्रॉस करते हैं। कितने थॉट्स का तुम ध्यान रखोगे? तो क्या करोगे? लिख दो। और ये कैसे पता चलेगा कि कितने थॉट्स जरूरी हैं, कितने फालतू हैं? हाँ, आधे से ज्यादा फालतू ही होते हैं, रहते ही नहीं है। फिर वो क्या होता है, वो एबीसी जो मैंने बोला था, कभी कभी क्या होता है, खराब थॉट्स की वजह से खराब इमोशंस फ्यूल होते हैं। या फिर खराब इमोशंस की वजह से खराब थॉट्स फ्यूल होते हैं, और दोनों मैनिफेस्ट करते हैं बिहेवियर में, या एडिक्शन के रूप में या फिर अब्यूज के रूप में। अब्यूज सामने वाले का हो सकता है या खुद का हो सकता है। ये वाली चीज है। सुसाइड रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते जाए, स्टूडेंट सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। कोटा में सुसाइड को बचाने के लिए पंखे के ऊपर जाली लगाई है मूर्खों ने। ये क्या तरीका हुआ? पंखों पे जाली पे नहीं लटक सकता, ये क्या तरीका हुआ? तो 100 तरीके एआई ने कर दिया, ये क्या तरीका है? तो ये बात मेरे को बहुत खुन्नस पहुंचाती है कि एक्चुअली वी नीड टू वर्क ऑन द ग्रास रूट लेवल। जब तक हमारे रूट्स और हमारी जड़ें प्रॉपरली पॉलिश नहीं होंगी, तब तक वो पेड़ और फल और फूल कैसे आते हैं? यस, हम जो जनरेशनल ट्रॉमा की बात करते हैं, तो मैं जनरेशन से बात करूंगा। वी हैव टू स्टॉप दिस साइकिल राइट नाउ, राइट हियर। अपने आप पे काम करो, दूसरों को ज्ञान फैलाना पहले बंद करो। पहली बात तो ये है, खुद पे काम करो, दूसरा अपने आप सुधर जाएगा। सब अपने ऊपर ही थोड़ा थोड़ा काम करने लगे, हो गई सोसाइटी। द विलेज वी वर ट्राइंग टू क्रिएट फॉर द चाइल्ड हो गया रेडी। अपने पे काम करो, दूसरों को टिप्पणी करना बंद करिए आप। ओके, सो लेट्स गो विद सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। या सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी, इन दोनों में से क्या डेवलप करना कठिन है? वैसे दोनों ही कठिन है, पर सेल्फ अवेयरनेस, बिकॉज़ सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो तो कुछ भी नहीं चलेगा, फाउंडेशन है वो बेसिक। When you are upset, one should speak or pause? Because if you speak in anger, you're definitely going to hurt yourself and the person you're speaking to. So pause,
रिफ्लेक्ट इन व्हाट यू आर गोइंग, राइट? तो वो दो वर्ड्स फिर से आ गए, रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेबल देम राइटली, एंड देन रेगुलेट योरसेल्फ एंड देन एक्सप्रेस. बिकॉज बिना, तो ये डिफरेंस हो गया. If you do not pause, you will be reactive. But if you do, you will be responsive. Oh, amazing. Your go-to emotional regulational trick? बहुत सारी है. जर्नलिंग है, साइकिलिंग है, या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज हो जाना है. बॉयज के लिए स्पेशली वो एनर्जी को डिस्पर्स करने के तरीके आने चाहिए. बॉयज के लिए स्पेसिफिकली फिजिकल एक्टिविटी में आप लग जाओ. तो साइकिलिंग एंड जर्नलिंग आर टू ऑफ द लेटेस्ट थिंग्स आई डू. अभी ब्रीदिंग के नाम पे बॉक्स ब्रीदिंग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सिखाता हूँ, वो खुद भी करता हूँ. ये 3 चीजें मेरी. रेकी इज समथिंग दैट हैज एंटर्ड इनटू माय लाइफ बिकॉज ऑफ माय ब्यूटीफुल वाइफ. और वो चीज भी मैं धीरे धीरे फॉलो करता हूँ, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट. बिकॉज तब तक मैं कोई चीज अपनाता नहीं हूँ, जब तक वो जो मैंने बोला, जब तक मैं अपने हिसाब से नहीं समझता. Checking yourself. अब मुझे कोई और नहीं पेल सकता कि तेरे को ऐसे करना चाहिए. मैं बताऊंगा कि मुझे कैसे करना चाहिए. और आई नीड टू बी ऑनेस्ट टू एनी कॉन्सेप्ट दैट आई इंक्लूड इन माई लाइफ. तो ये 3 चीजें हो गई. As an EQ coach, what is the most common emotion that you go through? Anger has been a huge part of my life. And जब मैंने किया है, तब मेरे को ही सबसे ज्यादा दुख हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान ही मुझे हुआ है. और हमारे दर्शकों को भी ये पता होगा कि गुस्सा करने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होता है. ये सद्बुद्धि बाद में आती है. And that is the one emotion that I have always tried to regulate, recognize, and now I channelize it. Wonderful. Yes. Most underrated EQ skill? Self awareness, the building block number 1. वहीं से शुरू होती है कहानी. Okay. Self awareness. Biggest EQ myth that you want to debunk? It's not a soft skill, it's a skill. Ah. Yes, life skill. Do you think that EQ can override IQ? It already has. But actually, again, comparison नहीं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे. तो कुछ important कम ज्यादा नहीं. But आज के जमाने में, AI के जमाने में, EQ will empower you. Right? ये याद रखना है. तो comparison नहीं, but EQ will definitely be the name of the game in the future to come. Yes, as a skill. Best way to tell somebody that you care emotionally? By loving yourself first. Oh. Yes. And the second? Then expressing it well to the other person that you're talking to. Wonderful. Best way to handle hurt feelings in a relationship? Go to a counselor. Do you think emotional vulnerability is strength or a weakness? Strength, undoubtedly. Amazing. Yes. Thank you so much, Bhaskar, for being with us. Thank you. Thank you for calling me. That was Bhaskar Indrakanti with us, जो कि इस पूरे इंडिया को इमोशनली इंटेलिजेंट बना रहे हैं और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी बना भी देंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. बातें अनलिमिटेड से मैं विशाखा अब करती हूँ साइन ऑफ. अगले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में.